स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि हिंदी और पॉलिटी की सीरीज़ के क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी क्रम में ये राजनीति शास्त्र का मेरा अगला लेक्चर होगा। इसके पहले के जितने भी राजनीति शास्त्र के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनका लिंक मेंशन कर दिया है। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी वो सारी एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले, आगे के लेक्चर्स देखने से पहले पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनका ज़रूर अध्ययन करें, क्योंकि आपका बेसिक जो पॉलिटिकल साइंस है आपका बेसिक्स वहीं से बनेगा। और यदि आपके सब्जेक्ट को लेकर के समझ आपकी अच्छी है तो आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर जाते हैं, जो सामान्यतः आपके लिए बहुत बड़ी महसूस होती है। तो इसीलिए आप सभी जो है कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट के विषय को समझते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो है आप आगे बढ़ें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा लेक्चर है, पिछला जो मेरा लेक्चर था उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 1909 के अधिनियम तक की बातें हमारी हो चुकी थी। तो 1909 का जो अधिनियम था, मैंने बोला था कि इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार भी हम इसको कहते हैं, या मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी इसे कहा जाता है। तो मॉर्ले उस समय क्या थे, भारत सचिव, मिंटो उस समय क्या थे, वायसरॉय थे। तो इस एक्ट के बाद प्रमुख जो इसके प्रावधान थे उसका मैं एक बार डिस्कशन कर देता हूं। उसके बाद हम जानेंगे कि 1909 से 1919 के बीच तक की स्थितियां क्या रही। ठीक है, क्योंकि अगला जो एक्ट आया वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1909 से लेकर के 1919 तक की स्थितियों को समझेंगे, क्या चेंजेस इस बीच आए। उसके अलावा हम फिर आगे अध्ययन करेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम का, और उसके विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को वहाँ पर के 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद क्या बदलाव आए, और उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम की नींव कहाँ से हमको देखने को मिली। ये सारी बातें हम इस लेक्चर के अंत तक कर चुके होंगे, और आपके बहुत सारे, लेकिन मानिए आपके बहुत सारे यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस आपके तैयार होने वाले हैं, लेकिन कैसे, समझते हुए, विषय वस्तु को समझते हुए हमने चलना है। तो फिलहाल अब मैं बात करता हूँ 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आने के बाद, जिसको मैंने कहा कि इसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दिखाई गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बांटो और राज करो की नीति इसमें परिलक्षित हुई, और साथ ही साथ पाकिस्तान निर्माण के प्रथम संकेत जो है हमको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही देखने को मिले 1909 के। और उसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर अगर बात की जाए, सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत दी गई, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसमें दी गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं इंडिया का, और उसके हम सेकंड फेज पर हैं। किस फेज पर, सेकंड फेज पर, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट या अंडर ब्रिटिश एम्परर, उसके अधीन हम पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक, तो वो हमने किसके अधीन पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पढ़ा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से लेने के लिए आप पिछले लेक्चर्स का अध्ययन करें। फिलहाल अब हम चलते हैं 1909 से लेकर के 1919 के भारत की तरफ, कि इस बीच हल्का फुल्का समझेंगे, ज़्यादा आपका ये इतिहास का विषय है, इसको हम ज़्यादा गहराई में इसकी नहीं जाएंगे। 1909 से लेकर 1919 के हम जो है भारत को समझेंगे कि इस समय क्या चेंजेस भारत में देखने को मिले। तो सबसे प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। ठीक है, तीसरा क्या आयोजित हुआ, दिल्ली दरबार। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। ठीक है, और इसके बाद इस दिल्ली दरबार में राजधानी को क्या कर दिया गया, राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, दिल्ली स्थानांतरित करी। राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, दिल्ली, जो फाइनली 1912 में आकर के कंप्लीट हुआ ये काम। ठीक है, फिर उसके बाद अगले महत्वपूर्ण सन की हम बात करें तो 1914 में एक वैश्विक घटना होती है। क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है यहाँ पर, कोई स्टार्ट हो जाता है 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया। होम रूल आंदोलन चलाया गया, जिसने मौलिक अधिकारों और भारत को स्वशासन देने की जो है मांग की। ठीक है, भारतीयों के शासन को भारतीयों की इच्छा अनुसार करने की होम रूल आंदोलन ने मांग की। तो बहुत व्यापक स्तर पर यह आंदोलन चला था 1916 में। अच्छा, इसके पूर्व में 9 जनवरी 1915, ये दिन भारत के पूरे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 1915
होम रूल लीग से पहले अगर हम चलें तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौट गए, साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे। सीधा उन्होंने उस समय भारत की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करा। 1915 से 1916 तक गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। तो गांधी जी ने 1 वर्ष तक यहाँ पर भ्रमण किया, पूरे भारत का स्थिति को समझा। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, ठीक है। भारत के आप ये कहेंगे कि राजनीति में सीधा प्रवेश तो नहीं हुआ, लेकिन भारत इनकी वापसी हो गई, ठीक है। 16 में होम रूल आंदोलन चला, ठीक है। उसके बाद 1916 में बाल गंगाधर तिलक, 2 लोगों का आप इसमें नाम देखेंगे होम रूल आंदोलन में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कांग्रेस के लगातार अधिवेशन हो रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग स्थापित हो चुकी है, 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हो चुकी थी, 1885 में कांग्रेस स्थापित हो चुकी थी। 1916 ईस्वी का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, 1916 में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ जिसको कहा जाता है लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए 1916 में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का फिर से जन्म होने लगा, ठीक है। स्थितियों को समझ रहे हैं फिलहाल हम, एक्ट पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। 1909 से 1919 के टाइम को हम समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। तो आप ये समझिए कि जब कांग्रेस की पहली महिला जो है एक अध्यक्ष बन रही है तो भारत में कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों की बात भी अब की जाने उठने लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ अगला अगर हम देखें तो 1918 में आकर के आप देखेंगे कि 1918 में आके वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग लिया था, बहुत ज़्यादा भारतीय सैनिक उसमें शामिल थे। अंग्रेजों ने ये कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारतीयों को क्या दे देंगे, स्वशासन दे देंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने स्वशासन तो नहीं दिया 1918 में युद्ध खत्म होने के बाद। उसकी जगह एक बहुत शानदार गिफ्ट भारतीयों को मिला 1919 में, जिसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। भारतीय इस उम्मीद में थे कि जो है अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो भारतीयों को अब स्वशासन मिलेगा, परंतु उसका उलट क्या हुआ, 1919 में भारतीयों को क्या दे दिया गया, रॉलेट एक्ट दे दिया गया, ठीक है। जिसको नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून कहा जाता था। आप किसी को भी बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकते हैं, रॉलेट एक्ट में ये कहा गया। अच्छा, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि 1909 से लेकर के 1919 तक भारतीयों के द्वारा मांगे तो बहुत ज़्यादा की गई, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा आश्वासन भी बहुत ज़्यादा दिए गए, परंतु धरातल स्तर पर कुछ भी कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। भारतीयों में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक असंतोष व्याप्त रहा, ठीक है। फाइनली 1919 में आकर के जब आप देखेंगे कि मोंटेग्यू वहाँ भारत सचिव रहे, चेम्सफोर्ड उस समय जो है गवर्नर जनरल रहे, उनके द्वारा 1919 ईस्वी में भारतीयों में व्याप्त इस असंतोष को कम करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसे कहा गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। कोशिश बहुत की गई कि भारतीयों को किसी तरह से एक झुंझुना पकड़ा दिया जाए। जैसे आप देखेंगे ना कि बच्चा अगर कुछ डिमांड करे ज़्यादा तो उसको जो है कुछ खिलौना, छोटा मोटा खिलौना देके बहला फुसला दिया जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था कि भारतीयों में यदि कुछ ज़्यादा ही असंतोष होगा तो वो कानून के माध्यम से एक आध चीज़ें भारतीयों को दे देंगे जिससे कि जो है थोड़ा बहुत असंतोष क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक। तो इसी प्रक्रिया के क्रम में 1909 से 1919 का जो घटनाक्रम है, ठीक है। 1917 का साल आप देखेंगे गांधी जी की चंपारण आंदोलन में, जब गांधी जी आए तो भारतीय राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका वहीं से शुरुआत हो गई। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सन 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। अब जितनी बातें मैंने की हैं इनको आप वन लाइनर में ज़रूर नोट करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जब होगा तो मैं ये सारी चीज़ें पूछूंगा भी, आप नोट अवश्य करें, ठीक है। जो भी आपको, जितना भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ, 1916 में, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कहाँ से हुआ, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हिस्ट्री का विषय है। मैं सिर्फ अभी आपको एक
कनेक्ट करने के लिए दोनों एक्टों को, इतिहास और राजनीति को कनेक्ट करने के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम, इन दोनों, अब जैसे 1909 में मॉर्ले और मिंटो थे, मॉर्ले क्या थे, भारत सचिव, ऐसे ही यहाँ पर मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव थे। यहाँ पर मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसरॉय। चेम्सफोर्ड यहाँ पर क्या थे, वायसरॉय। अब देखो, भारतीयों का असंतोष कम करने के लिए किया क्या जाएगा। वैसे तो आपने कहा कि भारतीयों को हम स्वशासन दे देंगे, ठीक है, 1918 के विश्व युद्ध के बाद, लेकिन वो दिया नहीं, ठीक है। अब असंतोष को कम करने के लिए क्या किया गया, अभी हम देखते हैं उसी चीज को, ठीक है। तो अब इस एक्ट की कुछ बातें देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने, वैसे जब ये एक्ट आया तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, ठीक है। उत्तरदायी शासन की बात की गई, प्रांतों को उत्तरदायी शासन दिया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था दी गई, और विषयों का बंटवारा किया गया, केंद्रीय सूची बनाई गई, और प्रांतीय, केंद्र और राज्य दोनों के लिए, केंद्र और प्रांत दोनों के लिए अलग अलग विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए, प्रांतों में द्वैत शासन दिया गया। हालांकि अगर आप देखें लिखित तौर पर बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन धरातल पर जब ये उतरी तो धरातल पर इनका उतना महत्व, उतना फायदा नहीं मिला। देखें अगर तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करें, अगस्त 1919 में पारित हुआ, ठीक है। उसके पश्चात ये आपका लागू हुआ 1 अप्रैल 1921 से, और ये चला आपका 1937 तक। अब आप ये देखिए, इस एक्ट के जो भी प्रावधान हैं वो कब से लागू होंगे, 1921 से, ठीक है। और एक्ट कब आया, तो 1919 में। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं अभी कहूंगा कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ष के हिसाब से आए कि प्रांतों में द्वैत शासन किस वर्ष से शुरू हुआ, तब आप क्या कहेंगे, 1921। इस एक्ट के आने से पहले बाल गंगाधर तिलक ने जब इस एक्ट के प्रावधान पढ़े तो उन्होंने इस एक्ट को बिना सूरज का सवेरा कह दिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसे कहा कि अनेक ब्रेकों से युक्त इंजन रहित गाड़ी। तो कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का इसमें जो है इस्तेमाल किया गया इस एक्ट के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक का पूछा जाता है काफ़ी बार कि किसके द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये चीज़ नोट कर लेना, 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वायसरॉय, और 1921 से अधिनियम प्रभावी हुआ, 1937 तक ये चला, ठीक है। अब बात करते हैं इस अधिनियम के प्रावधानों की। अब इस अधिनियम ने दोनों जगह पर चेंज किया, कहाँ पर, केंद्र में भी चेंज किया और प्रांतों में भी चेंज किया। इस वर्ष तक आते आते भारत में प्रमुख 8 प्रांत थे। कितने प्रांत हो गए थे भारत में, 8 प्रांत हो गए थे। बम्बई, बंगाल, मद्रास, ठीक है, असम और आपका बरार, ये कुल मिलाकर के 8 प्रांत थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। कुल मिलाकर के इस समय तक भारत में कितने प्रांत हो गए थे, 8 प्रांत हो गए थे। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। और एक ऊपर पे क्या है, केंद्र सरकार है। जैसा अभी सिस्टम है ना, जैसे आप देखेंगे एक केंद्र सरकार है, ऊपर से फिर हमारे देश में अभी 28 राज्य स्थापित हैं, कुछ इसी प्रकार का उस समय क्या स्ट्रक्चर था, एक केंद्र था और उसके पैरेलल 8 प्रांत थे, बाकी रियासतें थी, जहां पर अंग्रेज क्या करते थे, इनडायरेक्टली शासन करते थे, ठीक है। दोनों जगह पर परिवर्तन किया गया। अच्छा, 1909 में क्या 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 इसमें था, जैसे अगर हम देखें तो वायसरॉय की कार्यकारिणी थी, एक क्या थी, वायसरॉय की कार्यकारिणी थी। इसके साथ साथ एक क्या थी, केंद्रीय विधायी परिषद थी, केंद्रीय विधायी परिषद। आप 1909 के एक्ट में जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, केंद्रीय विधायी परिषद। अब इस केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या मैंने उसमें बताया था कितनी थी, 60, मतलब 69 टोटल थी, ठीक है। 37 शासकीय थे, 32 अशासकीय थे। इन पर इलेक्शन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग कब से किया गया था, 1892 से। अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन प्रणाली इनके लिए अपनाई गई थी 1892 में से। वायसरॉय की कार्यकारिणी किस तौर पर काम कर रही है, कार्यपालिका के तर्ज पर काम कर रही है। मैं 1919 की बात कर रहा हूँ, हाँ। और ये किसके तर्ज पर काम कर रही है, विधायिका के तर्ज पर काम कर रही है। अब 1909 के भारत शासन अधिनियम में आप जाइए, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होंगे, सरकारी और गैर सरकारी। और मुझे इसका जवाब देंगे कि सरकारी और गैर सरकारी किसका इसमें बहुमत था उस समय 1909 में, सरकारी सदस्यों का था या गैर सरकारी सदस्यों का था, ठीक है। ये 1909 में किसकी स्थिति बता रहा हूं मैं अभी,
केंद्र की, ठीक है। प्रांतों की स्थिति क्या थी? एक गवर्नर था, जैसे अभी प्रांतों में एक राज्यपाल होता है, गवर्नर था, और उसके अधीन एक विधायी परिषद हर प्रांत में थी। हर प्रांत में क्या थी? एक विधायी परिषद थी, वहां पर कुछ लोग चुन करके आ रहे थे, बाय वोट इलेक्शन सिस्टम वहां पर भी था। वोट देने का अधिकार कुछ सीमित लोगों को हुआ करता था, जिनके पास जो लैंड रेवेन्यू जमा कर रहे हैं, 3,000 रुपये वार्षिक कर जो दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर वोट देने का अधिकार था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आजादी के बाद ही आया, ठीक है। तो इस चीज को समझेंगे। तो ये स्ट्रक्चर था 1909 का। अब 1919 में इस स्ट्रक्चर को कैसे बदला गया ये समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि केंद्र में क्या बदलाव किए गए। सबसे पहले हम समझते हैं केंद्र में क्या बदलाव किए गए। तो सबसे पहले सारी की सारी बातें किसकी होंगी? केंद्र की। सारी बातें किसकी हम करेंगे? केंद्र की। तो केंद्र में जो बदलाव किया गया वो था, केंद्र में द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसको अभी के वर्तमान से मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे हमारी संसद है वर्तमान समय में, इसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 2 इसके सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तीसरा इसका अंग आता है जो इससे सुपीरियर माना जाता है, वो है राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ये जो सिस्टम आया 1919 में, सबसे पहली बार क्या किया गया? केंद्र की जो अखिल केंद्रीय विधायी परिषद थी, जिसका गठन, ध्यान रखो, 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधायी परिषद किस एक्ट के तहत गठित की गई? आप पुराने लेक्चर में जाएंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि उस केंद्रीय विधायी परिषद में 2 सदन कब बनाए गए? द्विसदनात्मक व्यवस्था कब की गई? तो कब की गई? आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब ये 2 सदन कौन कौन से थे? एक को बोला जाता था राज्य परिषद, एक को क्या बोला जाता था? राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे वर्तमान में हम एक को क्या बोलते हैं? ये बाद में क्या बन गई? राज्यसभा बन गई। दूसरे को बोला जाता था उस समय विधानसभा। ये आजकल वर्तमान में किस रूप में देखी जाती है? लोकसभा के तौर पर। ठीक हो गया? इतनी चीजें समझ रहे हैं ना? अब हम देखें कि ये राज्य परिषद क्या होता था? उच्च सदन होता था। इसको हम क्या कहते थे? उच्च सदन। इसको हम एक तरीके से क्या कहते थे? निम्न सदन, लोअर हाउस उस समय इसको कहा जाता था, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया। ये सारे वन लाइनर हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत गठित की गई राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष था? तो कितने वर्ष था? 5 वर्ष। विधानसभा का कितने वर्ष था? 3 वर्ष। अच्छा, इन दोनों के ऊपर जो सुपीरियर हुआ करता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल, जो वर्तमान में अभी क्या है? राष्ट्रपति है। मैंने आपसे क्या बोला? इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो यहीं से तो निकल करके आई ये सारी चीजें। आजादी के बाद इसको राज्यसभा कह दिया, इसको लोकसभा कह दिया, गवर्नर जनरल की जगह नाम क्या दे दिया? राष्ट्रपति। कुछ शक्तियों में हेरफेर कर दिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब अपनाई गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। सदस्यों की बात करें तो राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, इसके सदस्य होते थे 145, जिसमें से 41 आपके होते थे मनोनीत और 104 होते थे आपके निर्वाचित। ये ज़्यादा डीप है, मैं इसको कहूँगा नहीं कि आप इसके फिगर्स को रटें, फिगर्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। समझने के लिए इतना तो ये तो आपका पूछा जाता है, लेकिन ये 104 या 145 अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं भी होता है तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब फिगर्स उतना अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाए, लेकिन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी 1919 के भारत शासन अधिनियम। जैसे अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या 542 है, राज्यसभा में 215 निर्धारित है, ठीक है। तो वैसे उस समय कितनी निर्धारित की गई थी? 60 इस समय निर्धारित की गई थी, ठीक है। और इधर की बात करें तो 27 इसमें मनोनीत होते थे और 33 इसमें क्या होते थे? 33 इसमें क्या होते थे? निर्वाचित होते थे।
अच्छा, इन 145 में जो आपके विधानसभा में आप देख रहे हैं 104 निर्वाचितों में, इनमें आप देखेंगे तो 52 जो होते थे आपके वो जनरल के होते थे, 52 सामान्य वर्ग के होते थे, 30 इसमें मुस्लिम्स होते थे, 9 इसमें यूरोपियन होते थे, 9 इसमें यूरोपीय, और 2 आपके क्या होते थे, क्या, सिख। और भी इसमें इसका और भी वर्गीकरण है, कमर्शियलाइज्ड से, कमर्शियल भारत के जैसे आप कहेंगे कि कुछ आपके वाणिज्य के क्षेत्र से भी इसमें आते थे। तो एक डिवीजन मैंने ये क्यों किया है आप इसको समझिए। आप इसके फिगर्स पे, फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि इसके फिगर्स पे मत जाइए, फिगर्स इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे आप देखेंगे मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू हुई थी, 1909 के भारत शासन अधिनियम में। ऐसे ही आपसे वो पूछ देता है यूरोपीय और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से लागू हुई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से लागू हुई। और वो पृथक निर्वाचन प्रणाली कहाँ पर आपका 1919 में प्रांतों, 1909 में प्रांत में थी, और उसको आपने 1919 में कहाँ कर दिया, केंद्र में भी कर दिया लागू। ठीक है, तो आपने इसको समझना है। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब मैंने आपको बता दिया, कुछ चिन्हित क्षेत्र ऐसे होंगे, जैसे अगर मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी तो कुछ क्षेत्र ऐसे चुन लिए जाएंगे, कुछ विधानसभा सीटें ऐसी चुन ली जाएंगी जहां पर का कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और उस क्षेत्र में वोट देने का अधिकार भी सिर्फ किसको होगा, मुस्लिम्स को होगा। ऐसा ही यूरोपियन और ऐसा ही सिखों के लिए। तो बांटो और राज करो की नीति और बड़े दृश्य में, बड़े आपको पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो केंद्र में क्या परिवर्तन हुआ ये आपके सामने है, समझ रहे हैं बात को। क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया केंद्रीय विधायी परिषद को, राज्य परिषद और विधानसभा में उच्च सदन और निम्न सदन। सदस्यों की संख्या आपके पास है, यहाँ 60 है, यहाँ 145 है। ठीक है, और इसी तरह से हम देखेंगे कि सिखों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भी इस एक्ट के तहत दे दी गई। तो पहला पॉइंट आपका होगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसके सर्वोच्च पर कौन होगा, गवर्नर जनरल। साथ ही साथ दूसरा, आप इसी फिगर्स को बनाएंगे और इसी फिगर्स के नंबर्स में नहीं जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सिखों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिख तथा यूरोपियों के लिए भी कर दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली 1935 में आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान लाया गया। कम्युनल अवार्ड जो लेके आए थे अंग्रेज ब्रिटिशर्स उसके बाद ना, तो सिख और यूरोपियों के साथ साथ अनुसूचित जाति के लिए भी उस समय क्या हो जाएगा, आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली लेकर के वो आएंगे। तो ये केंद्र में इस तरीके का एक आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। ठीक है, साथ ही साथ अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी कुछ चेंज किए गए। वो क्या चेंज किए गए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कहा गया कि 3 सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। तो इन कुछ बातों से भारतीय थोड़ा खुश हो गए उस समय एकदम से कि इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में क्या कह दिया, 3 सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। साथ ही साथ इन 100 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव के लिए क्या की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहाँ अपनाई गई थी, 1892 के एक्ट से। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया कब, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो इतनी चीजें केंद्र में चेंजेस को लेकर के आपने समझनी है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्यों की नियुक्ति कब की गई, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। अच्छा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से एक चीज़ आप और ध्यान में रखेंगे, 1909 के भारत शासन अधिनियम में एक ये पॉइंट छूट गया था, इस चीज़ को बना लेना आप, और ये सारी चीज़ें, सारी बातें लिख लेना। एक चीज़ इसमें क्या छूटी थी, देखिए 1909 के भारत शासन अधिनियम से 2 चेंजेस और किए गए थे। 1909 के भारत शासन के अधिनियम में वायसरॉय की कार्यकारिणी में, वायसरॉय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। किस एक्ट के तहत, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र पी सिन्हा करके आप इन्हें लिख लेंगे। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत मैं कह रहा हूँ, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। साथ ही साथ एक चेंजेस और, एक इसमें परिवर्तन और आता है, भारत परिषद। जो भारत परिषद कब स्थापित हुई थी, 1857-58 के भारत शासन अधिनियम से जो भारत परिषद की स्थापना हुई थी, उस भारत परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति भी की गई। और ये भारतीय कौन थे, आपसे पूछा जाएगा तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ध्यान से याद रखना, ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन
आपसे पूछा जा सकता है। सैयद हुसैन बिलग्रामी। अंतर समझना, क्या पूछा गया, वायसरॉय की कार्यकारिणी में जो भारतीय थे उनका नाम क्या था, सत्येंद्र पी सिन्हा, ठीक है। और भारत परिषद में जिन 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया उनका नाम क्या था, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। साथ ही साथ 1919 में, अब इसी एक्ट में 1919 में क्या चेंज कर दिया गया, ये जो एक भारतीय है वायसरॉय की कार्यकारिणी में, इनकी जगह अब क्या हो जाएंगे, 3 भारतीय हो जाएंगे। 6 सदस्य जो होते थे वायसरॉय की कार्यकारिणी में, उसकी जगह अब क्या हो जाएंगे, उसमें अब क्या हो जाएगा, 3 भारतीय भी उसकी जगह स्थान लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला जो किया गया वो देखिए, विषयों को 2 भागों में बांटा गया। विषयों का विभाजन किया गया 2 भागों में, विषयों का विभाजन। तो यहां पर क्या किया गया, केंद्र और प्रांत के लिए कुछ विषय निर्धारित कर दिए गए कि कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कुछ विषयों पर प्रांत सरकार या राज्य सरकार उसमें कानून बनाएगी। प्रांतों की संख्या कितनी थी, 8 थी। तो विषयों का विभाजन, केंद्रीय सूची, आप केंद्रीय और स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, दो स्तर पर क्या किया गया, विषयों का विभाजन किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके बाद 3 चीजें आप समझ गए। नंबर 1, अगर टोटल हम फैक्ट की बात करें इसके, नंबर 1, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे, भारत सचिव। चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, वायसरॉय थे। नंबर 2, अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, 1921 से प्रभावी हुआ, ठीक है। नंबर 3 बात, केंद्र में क्या किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था में जो केंद्रीय विधायी परिषद थी उसको 2 भागों में हम बांट दिया गया, ठीक है। उसके सर्वोच्च पर किसको भी, कौन था, गवर्नर जनरल, ठीक हो गया। उसके अलावा हम देखेंगे जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी वो सिखों और भारतीयों, सिखों और यूरोपियंस, इनके लिए भी उसको लागू कर दिया गया। साथ ही साथ विषयों को क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया, ठीक है, केंद्र और प्रांत के स्तर पर। अब चलते हैं प्रांत पर क्या जो है परिवर्तन किया गया, प्रांतों में क्या परिवर्तन किया गया इसको समझते हैं। नंबर 1, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में, ये शब्द आपने सुना होगा काफी बार, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा द्वैध शासन क्या होता है। फिलहाल यहां पर जान लो, द्वैध शासन प्रणाली के जनक, ये 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, लियोनिस कार्टिल को कहा जाता है, लियोनिल कार्टिस। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है, ठीक है। द्वैध शासन में पहले भी जिक्र कर चुका 1773 के एक्ट के दौरान, ठीक है। लियोनिल कार्टिस की पुस्तक का नाम था डायर की, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, डायर की, ठीक है। तो ये 1 लाइनर ये पूछा गया है। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, साथ ही साथ इसको हम कहते हैं उत्तरदायी शासन। दो शब्द यूज किए गए प्रांतीय प्रशासन के लिए, उत्तरदायी, प्रांतों में द्वैध प्रणाली तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली तथा उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। बाद में अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा कि ये उत्तरदायी शासन जो था आंशिक था, आंशिक उत्तरदायी, तो इसलिए शब्द यूज किया जाता है प्रांतों को आंशिक उत्तरदायी शासन या प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसी आंशिक उत्तरदायी शासन को पूर्ण उत्तरदायी शासन में बदल दिया जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वो कैसे, अभी समझते हैं, समझ में आ रही बात। क्या किया गया प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में क्या किया गया था, 2 सदन बनाए गए थे। प्रांतों में 2 सदन न बना करके क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसी के साथ साथ उत्तरदायी सरकार की, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, जिसको हम क्या कहेंगे, आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। तो क्वेश्चन आपका यहां से भी आ जाता है कि 1919 के सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रयास किस अधिनियम में देखने को मिले, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार की स्थापना के जो अगर आप देखेंगे संकेत, तो वो आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलेंगे। अच्छा, द्वैध शासन कैसे, चलिए समझते हैं। केंद्र में क्या किया गया था, मैंने कहा कि केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय करके एक सूची तैयार की गई कि प्रांतों को कानून बनाने के लिए कुछ विषय दे दिए गए, ठीक है। हालांकि वो प्रांत तो पहले से भी कानून बना रहे थे, लेकिन इस बार एक उल्लेख दे दिया गया कि प्रांत निम्न निम्न विषयों पर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। अब इन प्रांतीय विषयों को द्वैध शासन प्रणाली के तहत क्या किया गया, ध्यान से समझना,
प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। ध्यान से समझेंगे इस बात को। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले अभी तक की इससे पहले की स्थिति को समझते हैं। प्रांतों में क्या है? गवर्नर है। गवर्नर के नीचे ये काम कर रही है विधायिका के तौर पर प्रांतीय विधायी परिषद। एक गवर्नर है, उसकी एक कार्यकारी परिषद। जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल था, ऐसे प्रांतों में क्या है? एक गवर्नर है और उसकी कार्यकारिणी परिषद है। उस गवर्नर की विधायी परिषद प्रांतीय विधायी परिषद है। जैसे 1861 में मैंने आपको बताया ना, प्रांतों में विधायी परिषद के गठन, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत यहां से कर दी गई। धीरे धीरे जो 8 प्रांत थे, इन 8 प्रांतों में यही स्थिति थी। अब इन प्रांतीय विधायी परिषदों में जो भी सदस्य होते थे, इनको कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार था। ये सदस्य मिक्स होते थे। सबसे बड़ी प्रांतीय विधायी परिषद उस समय आप कहेंगे तो बंगाल की थी। ठीक है, तो इसमें कुछ सदस्य होते थे 250, 300, जैसे अभी बंगाल की विधानसभा है, इसी तरह से इसको समझिए। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, ये जो प्रांतीय विधायी परिषद है, इसके जो विषय हैं कानून बनाने के, इसको दो भागों में बांट दिया गया। यानी प्रांतीय विधायी परिषद के कानून बनाने के विषयों को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। अब ध्यान से समझना, उत्तरदायी शासन क्यों कह रहा हूं मैं, इसको क्यों कहा गया, इस शब्द का यूज क्यों किया गया, समझते हैं। देखिए, पहला जो सूची थी उसको कहा गया आरक्षित सूची। पहली जो सूची थी उसे क्या कहा गया? आरक्षित सूची। दूसरी जो सूची थी उसे क्या कहा गया? हस्तांतरित सूची। दूसरी जो सूची थी उसको क्या कहा गया? हस्तांतरित सूची। ठीक है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में कब बांटा गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम से। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, इतनी बातें समझेंगे। प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में बांटा गया? आरक्षित और हस्तांतरित। अब जनरल बुक्स में क्या लिखा जाता है? आरक्षित विषय किसके पास थे कहेंगे? वो ब्रिटिशर्स के पास, अंग्रेजों के पास। और हस्तांतरित विषय किसे दिए गए? भारतीयों के पास। ठीक है, ठीक है, इसका अर्थ गलत नहीं है, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या होती थी उस समय। हम कहेंगे कि भारतीयों को कानून बनाने के लिए कौन से विषय दे दिए गए? प्रांतों की बात कर रहा हूं। केंद्र में तो एक ही है, केंद्र में कोई द्वैध शासन नहीं है। केंद्र में सदन दो हो गए, राज्य परिषद और विधानसभा, लेकिन प्रांतों में सदन एक ही है। विषयों को दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों का शासन संचालन कौन करता था? ब्रिटिशर। हस्तांतरित कौन करता था? भारतीय। और आरक्षित में क्या होता था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी विषय होते थे प्रांतों के, वो सब किस में रख दिए गए? आरक्षित विषय में। जैसे वित्त, डाक, तार, और अगर हम देखें रक्षा और राजस्व, ये सारे किसको दे दिए गए? कानून व्यवस्था, ये सारे किसको दे दिए गए? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, इस पर कानून कौन बनाएगा? अंग्रेज बनाएंगे, ब्रिटिशर्स बनाएंगे। हस्तांतरित विषय जैसे अगर हम देखें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विषय जो कम इंपॉर्टेंस के विषय थे, ये किसको दे दिए गए? भारतीयों को दे दिए गए। तो दिक्कत देखो क्या है, वित्त और राजस्व दोनों किसके पास हैं? आरक्षित विषयों के तहत अंग्रेजों के पास है। जहां पर अगर आप देखें व्यवस्था की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो किसके पास है? भारतीयों के पास है। तो जब वित्त ही नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे बनेंगी? ठीक है, तो ये एक सिस्टम किया गया। इसीलिए इसको बिना सूरज का सवेरा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या कहा? बिना सूरज का सवेरा भी इस एक्ट के लिए शब्द यूज किया गया। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स आरक्षित विषयों का संचालन करेंगे, ये इसका कहने का अर्थ क्या था? आरक्षित विषयों का संचालन कौन करेगा? गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर। कौन गवर्नर? प्रांत का ये गवर्नर, अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से। जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद होगी प्रांतों में, उसकी सहायता से आरक्षित विषयों का संचालन कौन करेगा? गवर्नर। जिसके लिए और इन विषयों पर शासन संचालन के लिए ये इस प्रांत की विधानसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। इसका उत्तरदायित्व नहीं है, इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आरक्षित विषयों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उसका शासन संचालन कौन कर रहा है?
भारतीयों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। शासन संचालन कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। किसकी सहायता से? अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से। और वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो आप कहेंगे सीधे सीधे भारत के सचिव के लिए, या आप कहेंगे गवर्नर जनरल के लिए उत्तरदायी है। सीधा सीधा वो किसके लिए उत्तरदायी है? गवर्नर जनरल, केंद्र के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी है। अच्छा, अब यहां आ जाते हैं, इन विषयों का संचालन कौन करेगा? इन विषयों का संचालन किया जाएगा प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा। प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा, जो हर प्रांत में है। इन विषयों का संचालन कौन करेगा? प्रांतीय विधान परिषद करेगी। और ये प्रांतीय विधान परिषद उत्तरदायी होगी किसके प्रति? जनता के प्रति। ये प्रांतीय विधायी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति। या कहेंगे कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधान परिषद के प्रति। जैसे अभी कहा गया है ना, अभी कहा जाता है कि लोकसभा जितने भी हमारे मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, या संसद के प्रति उत्तरदायी है हम कहेंगे। तो इसी प्रकार से जो हस्तांतरित सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था वो किसको था? भारतीयों को था। भारतीयों को कैसे था? प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको था। और वो किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? इसके लिए प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होते थे ये किसके पास होते थे? गवर्नर के पास। गवर्नर अपनी कार्यकारिणी की सहायता से इन पर नियम कानून बनाने का काम करता था। और रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति था? गवर्नर जनरल के प्रति, भारत के। तो इसीलिए इसको कहा गया आंशिक उत्तरदायी शासन। पूर्ण उत्तरदायी शासन नहीं कहा गया। क्या कहा गया? आंशिक उत्तरदायी शासन हमने इसे कहा। समझ में आ रही है बात? तो बात को क्लियर समझें। अब यहाँ से वन लाइनर्स के लिए तैयार हैं। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई? प्रांतों में 1919 के अधिनियम से, 1921 से शुरू हुई। ठीक है, अधिनियम 1919। उत्तरदायी शासन, आंशिक उत्तरदायी शासन। प्रांतीय विषयों को दो भागों में कब बांटा गया? आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। साथ ही साथ केंद्र विषयों का बंटवारा केंद्रीय स्तर पर भी किया गया। केंद्र की सूची के अलग विषय बनाए गए, प्रांतीय विषय अलग बनाए गए। और इन प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित, इन दो तरीकों में आपने देख लिया। ठीक है, प्रांतों में। अब 1935 में क्या होगा? फिर अब मूवमेंट्स होंगे, फिर भारतीयों की डिमांड्स बढ़ेंगी। तो 1935 में आप क्या करेंगे? 1935 में ये आरक्षित हस्तांतरित वाला सिस्टम हटा देंगे। कहाँ से? प्रांतों से। और प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता दे देंगे। अब एक ही प्रकार के विषय होंगे और केवल विधान परिषद कानून बनाएगी। लेकिन और क्या दूसरा क्या करेंगे? केंद्र में क्या करेंगे? आरक्षित और हस्तांतरित वाला स्ट्रक्चर केंद्र में ले आएंगे। यानी धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ रहे हैं आज़ादी की तरफ। आप देखेंगे जैसे जैसे आगे को एक्ट आ रहा है, भारतीयों के अधिकारों की सुनिश्चितता आप देखते रहेंगे हर एक्ट में। कारण क्या है? मूवमेंट्स हो रहे हैं भारत में, जो है राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं, भारतीयों की मांग हो रही है, डिमांड हो रही है। तो धीरे 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 स्वतंत्रता की ओर, केंद्रीय स्वायत्तता की ओर हम चलेंगे। शुरुआत में क्या था? देखो, केवल गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से क्या कर रहा था? शासन कानून चला रहा था। 1861 का अधिनियम आया तो उसने प्रांतों को भी जो है कानून बनाने का अधिकार दे दिया। उसके बाद आपका 1892 में आए तो केंद्रीय विधायी परिषद का विस्तार हो, उसमें भारतीयों को शामिल करने की बात की गई। 1909 में फिर और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, मुस्लिम्स के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली कर दी गई। 1919 में केंद्र में क्या कर दिया गया? 2 सदन बना दिए गए। निम्न सदन जो विधानसभा था उसके कार्यकाल को 3 वर्ष करा और उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अपना दी गई। और उसके साथ साथ अगला स्टेप क्या किया गया? प्रांतों में क्या कर दिया गया? आंशिक उत्तरदायी शासन दे दिया गया, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट करके। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है। बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है और इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का इसे क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई इस एक्ट से लेकर से रिलेटेड। तो इस एक्ट से के अलग अब हम कुछ और प्रावधान देख लेते हैं जो एग्जाम्स में वन लाइनर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बहुत गहरी बातें थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें, किसी भी लेवल से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं अब हम, और इसके एक्ट के क्या प्रावधान थे। देखिए, इस एक्ट के तहत एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। क्या की गई? एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, जो कहाँ बैठेगा? भारतीय उच्चायुक्त नाम दिया गया इसको, भारतीय उच्चायुक्त इसको नाम दिया गया। भारत सचिव के काम को कम करने के लिए इस पद का गठन किया गया। ये कहाँ बैठेगा? लंदन में बैठेगा। इसके साथ साथ भारत में आर्टिकल आपका 88 होता है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। नहीं, आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, कैग जिसको हम कहते हैं, कंपोजिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद था उसकी शुरुआत भी इसी एक्ट से हुई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शुरुआत भी इसी एक्ट से हुई।
हाई कमिश्नर के गठन का प्रावधान इसी एक्ट में था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शुरुआत यहीं से हुई। जब आपको मैं कैग पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये वन लाइनर है कि वहां बन जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारत परिषद थी, ध्यान रखो, जो भारत परिषद थी उसका वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारत के राजस्व से दिया जाता था। 1919 से पहले तक भारत परिषद का वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारत के राजस्व से। इस व्यवस्था को 1919 में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब कहा गया कि भारत परिषद के जो कर्मचारी हैं, अब ध्यान रखना भारत परिषद का गठन कब हुआ, ये आपके सर्च करने की चीज़ है, मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। भारत परिषद का गठन, जो उसके कर्मचारी थे उनका वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारत के राजस्व से। इस व्यवस्था को 1919 में क्या कर दिया गया? समाप्त इसको यहाँ पर आकर के कर दिया गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट और लिखेंगे, हाई कमिश्नर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और साथ ही साथ भारत परिषद का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाने की व्यवस्था क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में, इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ICS सिविल सेवा परीक्षा के लिए, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के लिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। एक इंपीरियल सिविल सर्विसेज के लिए क्या किया? जो हम UPSC कहते हैं, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए UPSC कहते हैं ना, उसकी स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, किस एक्ट के तहत? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1926 में की। उस समय इसको इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? यूपी संघ लोक सेवा आयोग भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो 1926 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और अगर आपसे पूछा जाएगा किस समिति की सिफारिशों पर, तो ली कमीशन की सिफारिशों पर, एक रॉबर्ट ली करके एक व्यक्ति थे, रॉयल कमीशन उनकी अध्यक्षता में बना था। तो ली कमीशन की सिफारिशों पर, 1923 की ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए। अब भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कब से हुई, किस एक्ट से हुई? फिर से आप सर्च करेंगे पुराने वीडियोज में। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, चार्टर एक्ट से हुई, किसी एक चार्टर एक्ट से हुई है। ठीक है, तो वो भी आप आगे इसको भी आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें इस एक्ट के तहत की गई। साथ ही साथ अगली बात, अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एक्ट का, वो है आपका भारत में महिलाओं को मताधिकार। महिलाओं को मताधिकार, हालांकि मताधिकार बहुत सीमित स्तर पर था, लेकिन महिलाओं को मताधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम से दिया गया। और पूरे विश्व में अगर आपसे बात की जाए कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला जो देश था वो कौन था? न्यूजीलैंड। ये भी आप ये फैक्ट ये भी ध्यान रखेंगे, महिलाओं को मताधिकार भारत में कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और पूरे विश्व में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने जो है महिलाओं को मताधिकार दिया। तो ये रहा आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इस एक्ट में बहुत ज़्यादा गहरी बातें भी हैं, कुछ ऊपर ऊपर के वन लाइनर्स भी हैं। अगर आप समझ के करते हैं तो बहुत अच्छा, पर लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कुछ बहुत चीज़ें तो ज़रूर रटनी है। जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन, साथ ही साथ उत्तरदायी सरकार की बात इस एक्ट में की गई थी। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषयों में बांटा गया। केंद्र में 2 सदन बनाए गए, राज्य परिषद और विधान सभा। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का, विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का। विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति अपनाई गई। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जो है याद रखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं 1919 से लेकर के 1935 तक के बीच की स्थितियों को थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इस एक्ट के आने के बाद स्थितियाँ क्या हुई, क्या चेंजेस हुए, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कहा जाता है कि भारत का जो भारतीय संविधान के स्रोत जब आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट और कहा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की समीक्षा के लिए, प्रांतों में द्वैध शासन की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन होगा, और वो आयोग प्रांतों में द्वैध शासन की क्या करेगा? समीक्षा करेगा। ठीक है, परंतु वो आयोग
कुछ समय से, अपने समय से पहले आ गया, जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन, साइमन आयोग या साइमन कमीशन। इसका भारत में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। ये आपके इतिहास की बातें हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में। इस कमीशन ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। साथ ही साथ भारत का संविधान कैसा हो, इसको लेकर के नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 में। सब इतिहास की बातें हैं। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 में, लेकिन आप ध्यान रखेंगे वन लाइनर के लिए अभी से। उसके बाद दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा या मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय मांग रखी। मुस्लिम लीग ने क्या करी? 14 सूत्रीय मांग रखी 1928 में ही, नेहरू रिपोर्ट के आते ही। उसके बाद आप देखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भारत के संविधान की चर्चा को लेकर। 1930, 31 और 32 में क्या हुए? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। और इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों के बाद 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी करा, और यही श्वेत पत्र आधार बना किसका? 1935 के भारत शासन अधिनियम का। तो ये इतनी बातें ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927। नेहरू रिपोर्ट 1928। 14 सूत्री मांग कब रखी गई मुस्लिम लीग के द्वारा? 1928। 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब आयोजित हुए? लंदन में आयोजित होते थे, ठीक है, 30, 31 और 32 में। बाकी इतिहास का विषय है कि इन गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, किसने क्या अपने पॉइंट रखे। इन सब चीज़ों के बाद, इन सारे घटनाक्रमों के बाद श्वेत पत्र रखा गया एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1933 में। उस श्वेत पत्र का एक आधार बना 1935 में भारत शासन अधिनियम। तो फिलहाल इतनी बातें आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, वन लाइनर्स को तैयार करें इसी लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। किताब में जाएंगे तो बहुत उलझेंगे, लेकिन जिस माध्यम से अगर इस माध्यम से आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसमें, ठीक है। वन लाइनर्स की तरफ ना भागें, सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए इतनी बात यहाँ पर तक मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।